हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हम वेक्टर अलजेब्रा कंटिन्यू करेंगे अभी आगे। वेक्टर अलजेब्रा की फर्स्ट एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे वो हम कर चुके हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का एडिशन दो तरीके से करा जा सकता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम ये कहेंगे कि कभी भी कोई भी दो वेक्टर्स को दो तरीके से ऐड करा जा सकता है। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो दोनों को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं पहले तो ये दिखाएंगे डायग्रामेटिकली कैसे, और बाकी हमको क्वेश्चंस में किस तरीके से ऐड करना होता है वो दोनों तरीके से देखेंगे। तो वेक्टर्स कैन बी एडेड in two ways. Vectors can be added in two ways. First है पैरेललोग्राम लॉ, एक होता है वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ। तो जैसे मान लीजिए हमें एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है बी वेक्टर। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, हमें बी वेक्टर से ए वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है जिनकी सेम को इनिशियल वेक्टर्स। तो अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है तो आप बी वेक्टर का जो हेड है ना, वहाँ से ए वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बना देंगे ऐसे, ठीक है, उतनी ही लेंथ की जितना ए वेक्टर है। और इसी तरह से ए वेक्टर से बी वेक्टर के पैरेलल, ठीक, ये दोनों यहाँ पर आकर मीट कर रहे हैं। और जो ये ओरिजिनल जो इनिशियल पॉइंट है, हाँ पैरेललोग्राम बन गया, इसीलिए इसको पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ऐसे बन जाएगा, ओ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये तो हो गया पैरेललोग्राम लॉ। और सेकंड जो है, सेकंड हो जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आर वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। तो जब भी कभी कहीं पर अगर ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है या पूछ लें कि वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताना है, तो आपको दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देना है, ये रिजल्टेंट कहलाता है उसका, ठीक है। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ में क्या है कि जैसे एक वेक्टर ये दे रखा है ए वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे दे रखा है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ऐसे दे रखा है बी वेक्टर, यानी कि दोनों जुड़ नहीं रहे, दोनों वेक्टर जुड़ नहीं रहे। तो अगर यहाँ पर भी ऐसा होता है ना कि दोनों वेक्टर जुड़ नहीं रहे और दोनों को ऐड करना है, तो आपको क्या करना होगा, आप किसी भी वेक्टर को ऐसे पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, बस डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बी वेक्टर इस तरह से है तो बी वेक्टर को आप ऐसे आगे भी ले जा सकते हैं, बी वेक्टर को ऐसे पीछे भी ले जा सकते हैं, बस उसकी डायरेक्शन को ऐसे चेंज मत कर देना, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो गया, समझ लीजिए कि वेक्टर ही चेंज हो गया। तो अब ट्रायंगल लॉ, ए वेक्टर इस तरह से है, बी वेक्टर इस तरह से, हाँ हाँ हाँ, नहीं डायरेक्शन भी होती है उसमें, साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, इस वजह से, है ना। तो अभी क्वेश्चंस आगे करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये क्या है कि कई बार आपको क्वेश्चन ना डायग्राम भी बनाकर दे देते हैं, तो इस वजह से बताने के लिए करवा रहा हूँ। अब जरा देखिएगा ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करा जाता है, ट्रायंगल लॉ को हेड टू टेल रूल भी कहा जाता है, लिख लीजिए हेड टू टेल रूल। तो अगर कोई दो वेक्टर्स बने हुए हैं और उन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन करना होता है। देखिएगा कैसे, जैसे ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को तो ऐसे ही लिख देंगे, ये हो गया ए वेक्टर, इसको तो ऐसे ही बना लिया ए वेक्टर को। अब ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को आगे या पीछे भी कर सकते हैं। तो बी वेक्टर को इधर लाकर और थोड़ा पीछे की तरफ खींच दीजिए,
तो बी वेक्टर को ऐसे लाकर हमने पैरेलली ऐसे ले जाकर और ए वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये हो गया बी वेक्टर। तो हमने करा क्या, हमने ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल ज्वाइन कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, बी वेक्टर का हेड और ए वेक्टर का टेल भी ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और जब करेंगे ज्वाइन तो यही हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। इसको कहेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डायरेक्शन देख रहे हैं ये वाली, और पैरेललोग्राम लॉ में भी देख रहे हैं कि यही डायरेक्शन, तो डायरेक्शन दोनों की सेम ही आएगी। वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो दिखाने के लिए हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं जरा। फिर ये प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज में कोई ऐसा कुछ खास है नहीं। हम किसी भी वेक्टर को पैरेलली ऐसे और ऐसे मूव करा सकते हैं, और पीछे भी और आगे भी मूव करा सकते हैं। बस वेक्टर को ऐसे ऐसे मत कर देना, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज मत कर देना, ठीक है ना। हाँ, और इतना जरूर है कि जितनी इसकी लेंथ है ना, जैसे यहाँ पर, उतनी ही लेंथ आपको यहाँ रखनी है। लेंथ भी नहीं बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ाना या कम करना मतलब आप उसका मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे जो है वो दे रखा है कि भाई कॉम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, उन सब की ऐसा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स हेडिंग डालेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में हम क्या करते हैं कि वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, मैथमेटिकली कैसे, ये तो ग्राफिकली हो गया, डायग्रामेटिकली हो गया, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है। हम ये कहेंगे ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, और ये आगे की तरफ जो लाइन है उसको टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जेड एक्सेस हो गया। ये ओरिजिन है, और यहाँ पर ना 1 मतलब 1 यूनिट तक का, अगर मान लीजिए सेंटीमीटर अगर स्केल है तो 1 सेंटीमीटर, अगर इंच स्केल है तो 1 इंच, इस तरीके से लेते हैं। तो हमने कहा कि 1 तो ये हो गया, ऐसे ही 1 ये हो गया, 1 डिस्टेंस ये हो गया, ऐसे ही 1 डिस्टेंस ये हो गया। बताता हूँ, ये जो है इसको कहते हैं आई, स्मॉल आई कैप, और इसको बोलते हैं स्मॉल जे कैप, और इसको बोलते हैं स्मॉल के कैप, ठीक है। अब स्मॉल आई कैप यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सेस, जे कैप हो गया यूनिट वेक्टर along वाई एक्सेस, और के कैप हो गया यूनिट वेक्टर along जेड एक्सेस। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, कोई भी अगर वेक्टर है ना हमारे पास, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है। हम ये कहेंगे अगर उसका एक्स एक्सेस की तरफ डायरेक्शन है तो आई कैप मल्टीप्लाई कर दो उसमें। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 3 किलोमीटर मूविंग 3 किलोमीटर टुवर्ड्स एक्स एक्सेस। आप क्या लिखेंगे, 3 आई कैप। 3 आई कैप का मतलब है कि आप 3 किलोमीटर, जो भी यूनिट दे रखी है, 3 मीटर है तो 3 मीटर हो गया, तो 3 आई कैप। अगर वाई एक्सेस में आप 7 मीटर जा रहे हैं तो 7 जे कैप। आपको ऐसे लिख देना है बस, इस तरह से। इसमें ये कहेंगे वो नहीं दे रखा होगा, मैं तो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे कि सिर्फ नंबर आपको दे रखे होंगे, कहीं कोई यूनिट का चक्कर ही नहीं होगा, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, अब इसको कैसे लिखा जाता है वो देखिएगा। आप लिखेंगे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर this vector this vector represents
द पोजीशन, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट WRT। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट कहाँ पर है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पॉइंट 3, 2, 5, 3, 2, 5 is expressed, for example, a point 3, 2, 5 is expressed a point 3, 2, 5 is expressed vectorically as, अब आप ये देखिए कि 3 क्या है। 3 ये है कि आपका x कोऑर्डिनेट 3 दे रखा है, y कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है, z कोऑर्डिनेट 5 दे रखा है। वेक्टोरिकली एक्सप्रेस्ड एज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ऐसे लिख दिया जाता है इस वेक्टर को। यही पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि आपका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन कहाँ पर है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप कितनी दूरी पर कहाँ पर खड़े हुए हैं, ये चीज़ है। अब इसमें आप ये देखिएगा एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे जरा। एग्जांपल नंबर 4 में देखिएगा क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z सो दैट द वेक्टर्स a वेक्टर दिस एंड b वेक्टर आर इक्वल। तो गिवन a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, तो a वेक्टर b वेक्टर ये दोनों के दोनों इक्वल दे रखे हैं। हाँ जी, a वेक्टर कितना है, xi कैप प्लस 2j कैप, xi कैप प्लस 2j कैप प्लस zk कैप, xi कैप प्लस 2j कैप प्लस zk कैप इज इक्वल टू 2i कैप प्लस yj कैप, 2i कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप, सिर्फ k कैप, सिर्फ k कैप लिखा हुआ है तो समझ जाइए 1k कैप है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, दोबारा बोलो क्या, नहीं अच्छा i और j और k, हाँ इनको स्मॉल ही बनाना, हाँ इनको स्मॉल ही बनाना। अच्छा जी, अब जैसे ये हो गया, तो दो वेक्टर्स जब इक्वल होते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं ना वो सारे के सारे इक्वल ही होंगे। वो तभी इक्वल बनते हैं जब सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग उनके जो टर्म्स हैं वो सारे इक्वल हो। तो हम यहाँ पर कहेंगे इक्वेटिंग the corresponding terms on both sides इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। तो इधर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है x, इधर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 2, तो x इज इक्वल टू 2। इधर j कैप का कोफिशिएंट है y, इधर j कैप का कोफिशिएंट है 2, तो y इज इक्वल टू 2। इधर k कैप का कोफिशिएंट 1, इधर k कैप का कोफिशिएंट z, तो z इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास x, y और z की वैल्यूज आ गई, यही पूछा था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिएगा क्या बोल रहे हैं ये, एक वेक्टर दे रखा है a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप। एक दूसरा वेक्टर दे रखा है b वेक्टर, b वेक्टर कितना दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस j कैप। तो a वेक्टर और b वेक्टर हो गया। वो पूछ रहे हैं इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ये है। हाँ जी, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे निकाला जाता है,
ए इज इक्वल टू, ए लिख दो या तो सिर्फ, या फिर ऐसे लिख दो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, ये करके लिख दो। ये कैसे निकलता है कि आई वाले का कोफिशिएंट, तो आई वाले का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस के वाला टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट या तो लिख दो 0 स्क्वायर या लिखो ही मत, मर्जी आपकी। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 0 का स्क्वायर 0, तो ये क्या हो गया √5। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब है उस वेक्टर की लेंथ, एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए ये मॉडुलस लगाया जाता है यहाँ पर, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। आप सोचोगे ना अंडर रूट ले रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, पॉजिटिव लेना है बस। इसी तरह से बी निकालेंगे तो बी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ये कैसे निकलेगा अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ये हो गया √5। ठीक है, तो हम ये कहेंगे यस मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक, उसके बाद इन्होंने ये पूछा है कि आप ये भी बताएं इसमें कि आर द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल, तो हम ये कहेंगे कि नो A vector is not equal to B vector because coefficients of I cap and J cap are not equal, मतलब सारे के सारे कोफिशिएंट्स का इक्वल होना ज़रूरी है। आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट के होता तो के कैप का भी कोफिशिएंट उसका भी इक्वल होना ज़रूरी है, तो वो इक्वल नहीं है, तो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिएगा क्या दे रखा है, वो बोल रहे हैं कि फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, अगर ये कहा जाए यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर तो भी आपको ए वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर बोला जाए कि यूनिट वेक्टर निकालो ए वेक्टर का, मतलब ए वेक्टर्स यूनिट वेक्टर, तो भी वही है। और अगर अलोंग पूछा जाए, पैरेलल पूछा जाए, तो सब जगह आपको ए वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या पूछ रहे हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो आपको ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। वो क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए। अब देखिए क्वेश्चन में ए वेक्टर क्या दे रखा है, 2i + 3j + k, ये बता रहा हूँ 2i + 3j + k। तो किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर पूछा जाता है ना, तो आपको क्या करना है, आपको उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, बस ये करना है। ठीक है, अगर ये पूछे ना कि उसके कोई वेक्टर दे रखा है कि इसके पैरेलल कोई यूनिट वेक्टर बताओ, तो भी यही करना है। मतलब अगर पैरेलल पूछें, अलोंग पूछें, या ये सीधा सीधा कहते हैं कि इसी का यूनिट वेक्टर बताओ, तो आपको कुल मिलाकर यूनिट वेक्टर ही निकालना है, बस कुछ और नया काम नहीं करना उसमें। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या दे रखा है, 2i + 3j + k कैप, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, i वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और k वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर। k वाले का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, तो 2i कैप + 3j कैप। हाँ दे तो रखा है, एग्जाम्पल 6 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अंडर रूट देखिएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 9 13, 13 + 1 14, तो 2i + 3j + k अपॉन अंडर रूट 14। हाँ जी, स्प्लिट कर लीजिए,
ऐसे लिख लेते हैं 2/√14 आई कैप प्लस 3/√14 जे कैप। के कैप का कोफिशिएंट 1 है, 1/√14 के कैप। ये हो गया। ठीक है भाई, आयुष, शानवी, अनुषा बताइए, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी आगे चलेंगे फिर। अब ये कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 7 में देखिएगा, ये बोल रहे हैं फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। तो यहां लिखेंगे a vector in the direction of a vector with magnitude 7 units। ये क्या हो जाएगा, 7 ए कैप। किसी भी वेक्टर का, अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको कोई दूसरा वेक्टर निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड कुछ और दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बस। तो सिंपल आपको यूनिट वेक्टर निकाल देना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 7 बस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए, ये करना है बस बस बस। तो जब भी कभी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन दे रखी हो तो डायरेक्शन का मतलब है कि उसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक, अब ये देखिए ये 7 है और ए वेक्टर हमको कितना दे रखा है, आगे कर रहा हूँ। ए वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप। ए वेक्टर है आई कैप माइनस 2 जे कैप, तो ये हो गया 7 और ये हो गया आई कैप माइनस 2 जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 का स्क्वायर। जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, -2, तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, के कैप का मैग्नीट्यूड है ही नहीं, तो के कैप को छोड़ो, जब के कैप ही नहीं दे रखा था। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 आई कैप माइनस 7 2 ज़ा 14 जे कैप अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये हो गया √5 हो गया नीचे, तो 7/√5 आई कैप माइनस 14/√5 जे कैप। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिएगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द, हाँ ए कैप का मतलब ही ये होता है कि ए वेक्टर अपॉन ए। ये जैसे यहाँ पर भी मैंने निकाला है ना, तो एक्चुअली ये ए कैप ही निकाला है मैंने। ए कैप का मतलब ही यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर, हाँ सेक्शन फार्मूला भी, मिड पॉइंट फार्मूला भी आसान है। चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में इन्होंने बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो गिवन ए वेक्टर देखिएगा क्या दे रखा है, ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप।
2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और दूसरा वेक्टर दे रखा है b वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j कैप प्लस 3k कैप। टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। सम ऑफ वेक्टर्स, उसको नया वेक्टर मान लीजिए सी वेक्टर, वो हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब वेक्टर्स का सम करते हैं ना, तो वेक्टर्स का सम का सीधा सीधा फंडा बस ये है, आई कैप वाला आई कैप वाले में ऐड होगा, जे कैप वाला जे कैप में, और के कैप वाला के कैप में। तो 2i कैप प्लस 2i कैप कितना हो जाएगा, 4i कैप, 2j कैप प्लस जे कैप कितना हो जाएगा, 3j कैप, और माइनस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2k कैप। ठीक है, ये हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो सम, दोनों वेक्टर्स का सम ये हो गया, इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर वो लगता है जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का, वो भी ऐड होते हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक्चुअली। जब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग सी वेक्टर, तो वो क्या होगा, सी कैप, ये क्या हो जाएगा, सी वेक्टर डिवाइडेड बाई सी, मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो हो जाना है ये फिर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सी वेक्टर डिवाइडेड बाई सी, तो सी वेक्टर क्या, 4i कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई सी, मतलब इनका मैग्नीट्यूड, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या है 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 29 हो गया। तो 4 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 29 जे कैप और माइनस 2 अपॉन रूट 29 के कैप। ठीक, चलिए जी, उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 9 में क्या है, वो आपसे पूछ रहे हैं राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर। कोई भी जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट है ना, उसी को डायरेक्शन रेशियो बोल देते हैं, उसी को डायरेक्शन रेशियो बोल देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या है वो अभी बताता हूँ मैं आपको। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, तो गिवन वेक्टर ये दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। अभी आई कैप का मतलब 1 आई कैप, जे कैप का मतलब 1 जे कैप, ठीक है, और उधर तो माइनस 2k कैप दे ही रखा है। तो हम ये कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज को डी आर्स भी बोल देते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर आर स्मॉल ए 1, स्मॉल बी 1, स्मॉल सी -2। एक्चुअली जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, उनको ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज को ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन है ये, ए, बी और सी।
फिर उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ये भी बताना है हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस को बोल देते हैं डीसीज। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही अगला डायरेक्शन कोसाइन वो क्या होता है, M इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और N इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मन में ये आता है कि डायरेक्शन कोसाइंस, तो कोसाइंस का मतलब तो शायद कॉस से है। तो अगर मान लीजिए कोई भी वेक्टर हमको ऐसे दे रखा है कि वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है, तो एल को हम कॉस अल्फा भी बोलते हैं, एम को कॉस बीटा भी बोलते हैं और एन को कॉस गामा भी बोलते हैं। ये मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो एल, एम और एन, और अगर हमको एंगल नहीं दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियोज अवेलेबल है ए, बी और सी, तो उसकी हेल्प से ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखें कि सभी के डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, तो पहले तो यही निकाल लो। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 6 हो गया। देयरफॉर L इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 6। ए कितना है, 1 अपॉन रूट 6। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन b अपॉन रूट 6, b भी 1 है, 1 अपॉन रूट 6, और ये c अपॉन रूट 6, c कितना है, -2 अपॉन रूट 6, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। इसके बाद आगे का वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट सेक्शन फार्मूला, ये सब कुछ नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।